Good morning. On behalf of NAB Meerut, I welcome you all to the second webinar of our Summer Camp 2025 sessions. And today our host is Dr. Kirti Jain. मेरठ की बहुत फेमस डॉक्टर हैं और हम लोग नैब मेरठ की तरफ से हम लोग बहुत ज़्यादा टच में हैं, और क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग एक दिशा में काम कर रहे हैं, हालांकि हमारे उसके आगे काम करने का तरीका अलग है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो डॉक्टर कीर्ति न सिर्फ एक मतलब जनरल डॉक्टर नहीं है, वो साथ में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए, जो अपने आप में एक बहुत डॉक्टर कीर्ति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बाद में आप थोड़ा अपने उसके लिए भी बताइएगा। और आज का हमारा टॉपिक है आरपी, अगेन मैम बताएंगी आपको। तो आई वेलकम कीर्ति। और सारे स्टूडेंट्स आप लोग शुरू में प्लीज अपने आप माइक म्यूट पे रखिएगा, और 10:30 ऑनवर्ड्स हम आपके क्वेश्चंस ले पाएंगे। ओवर टू यू कीर्ति। वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और पूनम जी एक्चुअली जिस तरीके का काम कर रही है ना कहीं जो भी प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के साथ जुड़ा होता है वो ऑटोमेटिकली इस चीज के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि हर बार प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं होती, या जब तक हमारे पास बात पहुंचती है कोई तब तक देर हो जाती है। तो किसी को एम्पावर करना, होप देना और उसको एम्पावर करने के लिए चीजें भी प्रोवाइड करना, वो सिचुएशन, वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, तो मुझे लगता है एनएबी मेरठ वही सब कर रहा है। जहां तक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बात है और जो मैं कर रही हूँ उसकी बात है, अल्टीमेट एम तो प्रिवेंशन ही है, अल्टीमेट एम एम्पावर करना ही है, चाहे ब्लाइंडनेस किसी भी वजह से हो, वो मैटर नहीं करती। हमें करना है कि किसी भी वजह से हो, अगर हम उसमें एक्टिवली कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो जो बढ़ रही है, वो बढ़ने की प्रक्रिया वो स्लो हो जाए। ये मैं खासतौर से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए यहाँ पे कह रही हूँ, वैसे ये हर उस बीमारी के लिए लागू होता है जिसमें अगर नजर कम होती है तो उसको वापस नहीं लेके आ सकते। ऐसी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अलावा भी और बीमारियां, पर हमारा मेन लक्ष्य एक ही है, चाहे किसी भी वजह से हो, वो आगे बढ़े ना बढ़े तो धीमे धीमे बढ़े, और जो है वो जहां हो वो बची रहे। इसके अलावा जो मेन चीज है वो ये है कि जो मेन फियर होता है, क्योंकि ये यूजुअली यंग एज पे होता है, तो आगे मैरिड लाइफ, फिर आगे बच्चे और फैमिली कैसे होगी, उसका भी मेन कंसर्न रहता है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस चीज पे रहेगा। एक चीज मैं ये जानना चाहती हूँ पूनम जी से खास तौर पे, क्या सबको पता है कि ये बीमारी क्यों होती है, या उसमें बता? मुझे नहीं पता, तो बाकी सबको भी नहीं पता होगा शायद। अगर किसी को पता है तो वो हैंड रेस करके बोल सकता है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को पता है कि ये क्यों हो रही है? मिस्टर आशुतोष ने हैंड रेस किया है। हाँ आशुतोष जी प्लीज बताइए अपना माइक। ये बहुत नॉलेजेबल बच्चा है हमारा, पूरी रिसर्च करी हुई है, इसी ने जो भी मैंने कुछ सीखा है वो इसी से सीखा है। अच्छा आशुतोष जी आप बताइए। मैम इसमें क्या होता है कि 23 पेयर्स होते हैं जो फीमेल की साइड से जाते हैं और मेल्स की साइड से जाते हैं। जब कोई बेबी पैदा होने वाला होता है, मतलब उसको प्रोसेस जो होता है, तो उसमें किसी भी उसके अंदर दिक्कत आ गई तो फिर वो हो जाएगा दिक्कत, तो जो डोमिनेट कर गया तो फिर दिक्कत होगी। और ये जेनेटिक डिजीज है, और इसमें डॉक्टर्स जो बोलते हैं 8 जनरेशन में किसी को होगा। जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए 3 जनरेशन के अंदर, पर 8 जनरेशन के अंदर मिल जाता है। तो पेशेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमने तो जितना देख सकते थे हमने देख लिया, 3 से 4 जनरेशन में हमें तो कोई मिला नहीं, पर डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं 8 जनरेशन में होगा। तो वो चलता रहता है कि हमारे में डॉक्टर्स कहते हैं जेनेटिक है, पेशेंट कहते हैं जेनेटिक नहीं है। तो ये है कि जीन में दिक्कत है आती है उसमें, और ये किसी भी साइड से भी हो सकता है। जी बिल्कुल आपने सही बताया। यूजली मदर्स कैरियर होती है,
जो फीमेल्स होती हैं वो कैरी करती हैं इसको, मेल तब कैरी करते हैं जब वो खुद भी ब्लाइंड होते हैं। तो ये एक चीज होती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ये हमारी आंख में ना 2 तरीके के सेल होते हैं पर्दे पर। एक तो हमारी बीच की नजर के लिए काम करते हैं और एक हमारा साइड की नजर के लिए काम करते हैं। बीच की नजर वो जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, दूर पे हमें कोई चीज है वो साफ दिखाई दे रही है, वो हमारी बीच की नजर है। साइड की नजर, जैसे हम कार चला रहे हैं और साइड से कुछ निकल के जाता है, तो हम देख तो सामने रहे हैं पर हमें ये भी एहसास हो रहा है कि साइड से कुछ निकल के जा रहा है, वो होती है हमारी साइड की नजर। तो हमारे पर्दे पे 2 तरीके के सेल्स होते हैं, बीच की नजर के अलग होते हैं, साइड की नजर के अलग होते हैं। और जब साइड की नजर होती है वही रात की नजर में भी काम आते हैं, वही सेल्स। तो ये जो जीन जो इन्होंने आशुतोष जी ने बिल्कुल सही बताया और बिल्कुल सटीक जो होता है ना वो बताया। तो ये जो जीन्स है ना, ये इन सेल्स को अफेक्ट करती है, मतलब इन सेल्स की डीजनरेशन को बहुत ही मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देती है, एक तरीके से डीजनरेशन प्रोसेस कर देती है। ये सेल्स धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि साइड की नजर और एक रात को कम दिखना मेनली। तो सबसे पहले अधिकतर, अगर आप में से सबसे मतलब आपको ऐसा शुरू में हुआ हो कि रात को कम दिखाई देता हो, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि कितने लोगों को पहली तकलीफ रात को कम दिखना हुई। ऐसा कोई है? आशुतोष जी को। फिर ग्रेजुअली जब वो बढ़ता है तब बीच की नजर कम होती है। अब क्या होता है कि रात को कम दिख रहा है, वो एकदम से अगर किसी को पता नहीं है इस बीमारी के लिए, और जब हम पर्दा भी चेक करेंगे तो वो एकदम से दिखते नहीं है चेंजेस, तो कई बार इसलिए डायग्नोसिस में भी डिले हो जाता है। तो मेन चीज है रात की नजर सबसे पहले कम होना, फिर धीरे धीरे साइड की नजर कम होती है और फिर सेंटर की नजर कम होती है। तो बेसिकली जैसे हमारा दोनों का, जैसे मैंने पहले भी बताया, एनएबी मेरठ और हमारा जुड़ने का एक मकसद प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब हाँ सबसे जरूरी बात कि हमारी रेटिना के इन सेल्स की हेल्थ के लिए विटामिन ए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो वो जब सेल्स डेफिशिएंट होते हैं तो ये सारा प्रोसेस जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो हमारे जीन्स ने डाल दिया वो तो है ही, पर हम क्या ध्यान देकर उनकी बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो कर सकते हैं और जो है उसको बचाने के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास यही 2 चीजें हैं, जीन में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ काम चल रहा है पर वो कब प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा वो समय बताएगा, पर हमारे हाथ में केवल यही चीज है कि हम जो है उसको गुड बचाएं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो जो है उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें मेरा आज का फोकस वही है, क्योंकि हम लोग प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, बचाने का काम और आगे एम्पावर करने का काम पूनम जी कर ही रही। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो ये है कि आई को किसी भी तरीके के डैमेज से बचाना है, वो डैमेज जो उन सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। तो मेरे को लगता है इसमें हमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव होने की जरूरत है कि किसी को भी इस रिलेशन में कुछ पता है तो मैं उसका एक्चुअल कारण बताऊंगी ताकि वो इम्पैक्ट उसका डीपर रहे। किसी को पता है क्या क्या चीज इस बीमारी को बढ़ाने में मदद करती है? जो अपने आप बढ़ना है वो तो बढ़ना ही है, पर जो फैक्टर्स उसको और स्पीड अप कर देते हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा? मतलब कोई ऐसा कारण जो आपको पता हो कि जिसकी वजह से ये और ज्यादा बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, या कोई चीज किसी ने ऐसी करी हो जिससे उसको लगा हो कि उसको फायदा मिला हो, चाहे वो खाना है या कुछ भी है, कोई मेडिसिन है, कुछ भी। हाँ आशुतोष जी। मैम एक तो कैफीन बहुत नुकसान देगी, कॉफी हाँ स्पेशली, और हाँ टी भी आई थिंक दे सकती है। दूसरा हाँ स्ट्रेस, हाँ तीसरा धूप की रोशनी, यस सनलाइट। हाँ हाँ, आपने सारे पॉइंट सही बोले हैं। तो अगर हम एक एक चीज को लें, पहले हम धूप को ले रहे हैं। जो सन होता है, सन की सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है।
अल्ट्रावायलेट रेज जो है डीजेनरेशन प्रोसेस को नॉर्मली भी बढ़ाती है, तभी तो 100% यूवी प्रोटेक्शन वाले जो ग्लासेस हैं जो रूटीन में भी लोग लगाते हैं, वो और भी चीजों को बढ़ाती है आंख की, पर हम क्योंकि अभी सिर्फ आरपी के बारे में बात कर रहे हैं तो फोकस उसी पे रखेंगे। तो वो प्रोसेस को फास्ट करती है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, हमें यूवी प्रोटेक्शन, जो कि 100% यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस जो होते हैं वो ही लगाने। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें 100% यूवी प्रोटेक्शन। दूसरी बात का जो खास ध्यान रखना होगा, हमने देखा है बहुत रोड साइड पे नहीं लगे होते छोटे छोटे ग्लासेस बेचते हैं, तो हमें लगता है ये भी काले हैं वो भी काले हैं, दोनों में फर्क क्या। तो वो सूर्य की रोशनी को कम चुभे उसमें तो मदद करेगा, पर वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को तो कम कर देता है पर अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा पास करती है, क्योंकि प्यूपिल थोड़ा सा फैल जाता है। नहीं, अंधेरा होता है तो हमारा प्यूपिल फैलता है, लाइट में छोटा होता है, तो जब वो फैलता है, हम काला लगाएंगे थोड़ा फैलेगा तो लाइट वो ज्यादा जाएगी तो वो डैमेज ज्यादा करेगी। तो हमें खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि हमें लगाना है रिलायबल सोर्स से 100% यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा लेना है, ये मस्ट है। क्या होता है जब कोई चीज ठीक नहीं चल रही होती ना, तो छोटी छोटी हर चीज मैटर करती है और मिलके काम करती है। तो हमें हर फैक्टर पे ध्यान देना है जो जो उसको बढ़ा सकता है। समझो किसी को हेरिडिटरी आया है कि उसको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होगा, चांसेस हैं, पर अगर वो अपना लाइफस्टाइल शुरू से सही रखे तो वो चांसेस तकरीबन 70 से 80% कम हो जाते हैं, या होता भी है तो वो कंट्रोल रहता है। तो चीजें जेनेटिक आती हैं, पर उसके बाद उसको हमें कैसा संभालना है, कुछ चीज हमारे हाथ में भी होती है, तो उसको प्रोग्रेशन को कैसे रोक सकते हैं। तो पहला पॉइंट आया हमारा ग्लासेस का। मेरे ख्याल से सब क्लियर है इस बात पे, मतलब समझ में आ गया ना कि ग्लासेस 100% यूवी प्रोटेक्शन वाले क्यों जरूरी है। बेटे ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, आपके साइटेड रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर उनको कोई बात समझाओगे तो उनको समझ में आएगी कि जैसे पैसा बचाने के लिए बोलते हैं ना कि रोड साइड वाले हेलमेट खरीद के आप सोच रहे हो कि हाँ पुलिस वाला चालान नहीं करेगा, उससे ज्यादा एक पर्पस होता है कि आपको अपना सर बचाना है। तो यही इसी तरह से ये सस्ते वाले वो खरीद के, जो मैम ने बताया वो मुझे भी नहीं पता था कि और उल्टा आप उसके डैमेज ज्यादा हो जाता है। करीब करीब केड़ियां हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, कृत सॉरी। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज डैमेज करती है, मतलब सनलाइट डैमेज नहीं करती है, उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो डैमेज करती है आई को। आवाज जो है वो कट रही है। नहीं, किसी और का माइक्रोफोन। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैम एक्चुअली मुझे पूछना था कि जो सनलाइट होती है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो बेसिकली डैमेज करती है, पर सनलाइट से कोई दिक्कत नहीं होती, राइट? देखिए एक्चुअली क्या है, मेन जो है सनलाइट, लाइट तो हमें चाहिए ही, पूरी फंक्शनिंग के लिए चाहिए। और लाइट क्यों चाहिए वो भी मैं एक जरूरी बात बताती हूँ। मेन जो है ना, जैसे अल्ट्रावायलेट की भी 3 रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट A B C, मतलब वो तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। तो वो डैमेज करती है, प्रोसेस को हैसन करती है। पर थोड़ी बहुत जो सनलाइट है वो हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी की, अगर सबको पता है, एक क्लॉक होती है, हमारा सोना उठना, हम क्यों सोते हैं, क्यों जग जाते हैं। तो वो जो होता है ना, बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, उसके साथ रिलेटेड होता है। जब सनराइज होता है तो मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है, और जब सनसेट होता है तो मेलाटोनिन बनता है। अगर आप देखोगे तो अभी जब से ये कंप्यूटर और मोबाइल बढ़ा है, लोगों को नींद की बीमारी ज्यादा हो गई है और सब बीमारियां भी बढ़ गई हैं। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि जो मेलाटोनिन है वो आई कंफ्यूज हो रही है। रात हो गई, लाइट आंख में जा रही है, मतलब ओवरऑल लाइट सन की हमारे लिए जरूरी है।
लाइट जा रही है तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं मेलाटोनिन बनाना है मुझे कि नहीं बनाना। इस चक्कर में आधी से ज्यादा बीमारियां हो रही है। तो बेसिकली सन रेस मतलब सनलाइट तो बहुत ही जरूरी है, पर केवल अल्ट्रावायलेट रेट क्योंकि उसको प्रोग्रेस को डायरेक्ट जो एक्सपोजर है वो हैसन करती है, तो उससे हमें प्रिवेंट करना है। हमें ऐसा नहीं है कि धूप में नहीं जाना, विटामिन डी बनेगा वो भी सनलाइट से बनेगा। तो वो सारी चीजें जो है जरूरी है, पर हमें ये पता होना चाहिए कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हार्मफुल है, जिससे हम बच सकते हैं। आई थिंक कृत तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया या कुछ और चीज है जो मतलब मुझे एक्सप्लेन करनी है? मेरे ख्याल से वो है नहीं है अब। हाँ नहीं, you handled it. हाँ, I think Krith is back. Sorry, actually my network went off. Yeah. कृत आपने सुना जो मैंने बोला? No, actually एकदम से लाइट चली गई। कृत मैं ये कह रही थी कि सनलाइट जो है ओवरऑल हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे पूरी बॉडी के हार्मोन्स नॉर्मल तरीके से चले। विटामिन डी भी सबको ही पता है कि सनलाइट जरूरी है विटामिन डी बढ़ने के लिए। हाँ, बिल्कुल। क्या होता है कि अगर सनलाइट नहीं पड़ेगी, मतलब सनलाइट जरूरी है क्योंकि एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो सनराइज और सनसेट के हिसाब से बनता और कम होता है, और वो हमारी नींद के लिए जरूरी होता है। तो सन में और भी लाइट्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, उसके और भी अलग अलग रेज हैं, इसके अलावा विजिबल लाइट है। तो वो बहुत सारा एक स्पेक्ट्रम है, पर स्पेसिफिकली जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हार्म करती है रेटिना को। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर पे तो स्किन पे भी हार्म करती है, बालों को भी हार्म कर रही है, पर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जो डेलिकेट पार्ट है वो हमारा आई है, जो ऑलरेडी वो फ्रेजाइल हुआ है। जो रेटिना हमारा फ्रेजाइल हुआ है, तो उसके लिए तो छोटी चीज भी हार्मफुल है ना। समझो कुछ स्ट्रॉन्ग है तो वो तो बाहर सहन कर जाएगा, पर जो ऑलरेडी कमजोर हुआ है तो उसको तो बचा के रखना पड़ेगा ना। जो भी छोटे छोटे फैक्टर्स से हम बचा सकते हैं। ओके। हाँ, तो अल्ट्रावायलेट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज होती है उनमें कोई डिफरेंस वगैरह भी होता है क्या? क्या चीज? मैम, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट ए बी सी आपने कहा था, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है? हाँ, मतलब वो हमारे अभी हमें समझने के लिए जरूरी नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो रेटिना की डिजेनरेशन को फास्ट, और हमारा ऑलरेडी डिजेनरेट हो रहा है, तो हमें यूवी जो है उसको ब्लॉक करना है। ओके। मैम, एक्चुअली मेरे को तो ऐसी कॉर्निया प्रॉब्लम है, रेटिना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आपके लिए वो इतना वो नहीं होगा, पर अगर गॉगल्स लगा भी रहे हैं ना, तो ओवरऑल जो है वो डिजेनरेशन तो हर रीजन की स्लो डाउन होती है। समझो आई पे लगा रहे हैं तो आई लिड की जो सैगीनेस है जो होनी है विद एज वो भी कम होगी, या पिगमेंटेशन है वो भी कम होगा। पर क्योंकि अभी हमारा फोकस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, इसलिए हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। ओके। कुशाल और कृत प्लीज अपना वो अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि तुम लोगों के बैकग्राउंड में से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। थैंक यू। मैंने क्वेश्चन पूछना था। हेलो। हाँ, पारस। हाँ जी मैम पूछना था, जैसे हम बड़े लोग बोलते हैं कि आप सुबह की जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट आप देखा करो सन को, तो उससे काफी मतलब आंखों में अच्छा रहता है, तो कितना सच्चाई है, उसको करना चाहिए कि नहीं करना वो चाहिए? काफी सही है, मतलब वो काफी सही है, क्योंकि जो शुरुआत वाली होती है ना उसमें अल्ट्रावायलेट रेज इतनी नहीं होती, और एक ओके। पर्टिकुलर टाइम की जो रेज है ना वो विटामिन डी की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। मतलब पूरा दिन नहीं, ऐसा है कि दिन में किसी भी टाइम धूप में बैठ जाओ विटामिन डी अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही सनराइज होता है तो जो शुरू की है वो मैंने भी सुना है, मैंने साइंटिफिकली कोरिलेट नहीं किया, पर ये चीज मैंने भी पढ़ी हुई है कि जो सुबह का जो होता है ना, स्पेसिफिकली तकरीबन 10 बजे से पहले वाला टाइम, आई थिंक 6:30 एकदम सनराइज होता है ना, 7 बजे के आसपास का। सनराइज तो भाई सनराइज के बाद वाला जो 2-3 घंटे होता है वो अच्छा मानते हैं। और फिर जैसे ही सन और ऊंचा जाता है तो अल्ट्रावायलेट, क्योंकि वो क्या होता है स्ट्रेट आ रही है ना,
हाँ स्ट्रेट आती है, फिर 12 बजे के बाद समझो तो वो सेट हो जाता है एंगल वो। पे है ना, तो उसका डिफ्रैक्शन हाँ ज्यादा होता है, स्ट्रेट आता है तो करेक्ट उसका करेक्ट। पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। ओके ओके ये ओके, तो तो हम मतलब आगे उसमें कोई चले हार्म नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। गॉगल्स के बाद। श्योर। अब आती है बात कि क्योंकि वो डिजनरेट हो रहा है, हमें उसे न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। डिजनरेट हो रहा है तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है, अगर सादी भाषा में इन्फ्लेमेशन को कह रही हूँ, वो भी ज्यादा होती है। हम सब अब आजकल फ्रिक्वेंटली सुनते हैं एंटीऑक्सीडेंट, स्किन, कई लोग स्किन अच्छी करने के लिए, बालों अच्छी करने के लिए लेते हैं। तो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें उस हिसाब से चाहिए। और कोई भी चीज जो हमारा विटामिन ए को कम कर रही है या हमारी बॉडी में सूजन बढ़ा रही है, सूजन बढ़ाएगी तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो कम होते हैं। और कोई भी चीज जो डायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट्स को बॉडी में कम कर रही है, वो सेल्स की डिजनरेशन की प्रोसेस को बढ़ाती है। समझो अल्ट्रावायलेट रेज भी यही करती है। अगर कोई स्मोक करता है तो स्मोकिंग अपने आप में आंख की जो खून की नसें हैं उनको सिकोड़ देती है, मतलब छोटा कर देती है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज छोटी होगी तो खून ही नहीं जाएगा वहां पर, वहीं खून नहीं जाएगा तो वो अपने आप ही डिजनरेट होगी। ऐसे ही निकोटीन जो होता है वो भी खून की उसको वेसल्स को संकरा करता है। इसके अलावा भी ये सारे ना इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन करते हैं, आंख में भी करते हैं और बॉडी में भी करते हैं। ऐसे ही अल्कोहल का है। तो बात ये नहीं है कि कितना ले रहे हैं, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे पास मार्जिन ही बहुत कम है तो हमारे लिए छोटी सी चीज भी हार्मफुल हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग में भी इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तो हो गई एक्टिव स्मोकिंग जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक होती है पैसिव स्मोकिंग की आसपास हमारे कोई कर रहा है, तो वो भी इक्वली हार्मफुल है। ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों को शायद आप में से पता हो कि स्मोकिंग और अल्कोहल ठीक नहीं है, पर शायद ये बात नहीं पता हो कि पैसिव स्मोकिंग भी सही नहीं है। क्योंकि जब वो जाएगी, नोज से तो जाएगी ना लंग्स में, तब वहां पे जो वो रिएक्शन होके जो चीजें बनती है वो भी वही असर करेगी जो खुद पीने से हो रही है। तो बेटा आप लोगों ने सुना होगा शायद कि जो चूल्हा जलाने वाला होता है ना, कि लेडीज की आंखों पे बहुत असर पड़ रहा था धुएं से। हाँ, जो हाँ, हाँ, एक मुहिम शुरू किया गया था कि उज्ज्वला करके, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि नॉट ओनली आंखों का, मतलब टीबी और बहुत सारे वो हो रहे थे, क्योंकि धुआं हमारे लिए अपने आप में बुरा है। हाँ, तो जो रोड साइड पे पहले गलत आदत थी लोगों को कि पत्ती जला दो, कौन कार्बन उठाएगा, तो वो भी बहुत, और बैठ के आग तापने लग जाओ, तो वो सब चीजें जो है बुरी हैं। तो जो मैम ने बताया है वो चीजें अपने दिमाग में रखो। इट इज फॉर खुशहाल बेटे, आप बार बार आप अपने आप को आप मैडम मेरा एक क्वेश्चन था, इसलिए चालू किया था, क्वेश्चन पूछना था मुझे। अच्छा, उसके बाद म्यूट कर लेना, क्योंकि मैं 3 बार म्यूट कर चुकी हूँ। हाँ बोलो। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जब गर्मी में से बाहर आते हैं तो उसमें क्या पसीना आता है तो वो आंखों में घुसता है तो बहुत जलती है आंखें, आई जलती है बहुत। वो आंख जो जलती है ना, वो ड्राइनेस की वजह से है। तो वो जो जलन है वो विजन को खराब नहीं करेगी, वो नजर को खराब नहीं करेगी। हाँ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आंखों में ड्राइनेस है और कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं जो ओवर द काउंटर मिल जाती है, तो हमें कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालने की जरूरत है। वो मतलब और उसको आरपी की विजन को जो भी है या उसके प्रोग्रेशन से उसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, और एक तो क्वेश्चन ये अगर था जैसे मैं एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप पूनम जी को भेज दूंगी, 1-2 नाम, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड मिलती है, मतलब ऐसा नहीं कि रीजन स्पेसिफिक है, तो वो आप ले सकते हैं। वो मतलब ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान कभी भी बच्चे को ही नहीं होता, पैदा होते तो किसी को नुकसान तो होना ही नहीं। पर और एक क्वेश्चन ये था मेरा, उसकी कुछ एक्सपायरी होती होगी ना जनरली हर एक उसकी। वैसे जो हर आई ड्रॉप्स होती हैं उनकी एक्सपायरी 1 महीने की होती है। हाँ, 1 महीने बाद खोलने के बाद उनको फेंक दिया जाता है। पर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हम लोग फिर भी 1.5-2 महीने तक यूज करते हैं फ्रिज पे रख के। क्योंकि वो मेरे को जनरल प्रॉब्लम यही होती है कि वो मेरी खत्म ही नहीं होती है। फिर मुझे किसी की भी नहीं लगता है होती, पर वो 2 महीने अगर फ्रिज में रखी हुई है नीचे, मतलब बिल्कुल ठंडा भी नहीं,
तो आप 2 महीने तक यूज कर सकते हैं Okay. आफ्टर ओपनिंग द वायल। ओके ओके, दिस इज अ गुड। एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ जी बताएं। एक कोई डॉक्टर का वीडियो आया था और इसके अलावा एक महाराज जी का भी वीडियो, जिसमें बताया कि गुजरात की जो गाय है, गिर की गाय, उसका घी आप नाभि में डालो तो उससे आपकी आंखें सही हो जाएगी। ये मैंने भी सुना है, पर मुझे उसका साइंटिफिक कोरिलेशन नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि अगर हमारी पहले की आयुर्वेदा और उनको देखें तो नाभि का बहुत बड़ा महत्व है। ये चीज पता है कि नाभि का महत्व है, पर वो आंख पे कैसे काम करती है वो मुझे नहीं पता। पर मैं भी इसके बाद में पढ़ना चाहूंगी, कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी कि डायरेक्ट क्या कोरिलेशन है। पर मुझे एक चीज पता है कि जो भी घी लगाना या तेल लगाना नाभि से, उस पे कोई नुकसान तो कभी भी होना ही नहीं है। हाँ जी। फायदा क्या होगा, वो किस तरीके से होगा, वो नहीं पता। और अभी क्या है, मेरा 2-3 सालों से बहुत विजन लो हो गया है। पहले मतलब था इतना कम नहीं होता, अभी 2-3 साल से बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए कोई वो मेडिसिन कुछ नहीं है इसके लिए? नहीं, वही हम जो बात कर रहे हैं अभी, जो भी पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं वो प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए ही है। क्योंकि एज सच कोई भी मेडिसिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए नहीं आई है, और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी चल रही है वो सब अभी एज सच मार्केट में नहीं आई है, वो अभी सब स्टडीज ही चल रही है। तो वही बात हो रही है, समझो किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो एक ऑप्शन दवाई तो चल रही है, पर अगर हम अपना खाना सही रखें, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। मतलब बीपी जितना बढ़ना उतना नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज जितनी डिस्टर्ब होनी है उतनी नहीं होगी। तो हम उसी प्रिंसिपल को अगर देखें तो उसी प्रिंसिपल के साथ हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो हमारे पास दवाइयां भी नहीं है। तो हम प्रोग्रेशन को कैसे स्लो कर सकते हैं और जो है उसको कैसे बचा सकते हैं। बेटे, ये वाली जो बात मैम ने कही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एक पार्ट। क्योंकि मेरे पास मतलब बहुत लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि किसका है, तो मैं सबसे पहले जो उनको बताना शुरू करती हूँ कि भाई अगर आपका डिटेक्ट हो गया है आरपी तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बच्चे की पढ़ाई मत रोकिए, या जो भी हमारे वो होते हैं उनको वो काट के बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें पता नहीं कोई किसी के ऊपर बड़ा फेथ है और वहां से करके ये पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को चैलेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और आप लोगों में से जितने लोग यहाँ पर हैं, मेरे ख्याल से आप में से 50% ऐसे होंगे जो इसी दौर से गुजरे हैं, और जिन्होंने कई ने एटलीस्ट जिनसे मैं पर्सनली बातें करती हूँ, उन्होंने अपनी जीवन के बहुत बहुमूल्य साल या तो टीचर के कहने पर या परिवार वालों के कहने पर पढ़ाई छोड़ दी, एक गैप आ गया। मैंने भी छोड़ी 8 साल सिर्फ कुशाल बेटे प्लीज अभी अपना म्यूट रखो। सिर्फ इसी बात के लिए, क्योंकि उनको किसी न किसी चीज पे भरोसा था, या उनको ये लग रहा था कि अब ये विजन खत्म हो रहा है तो पढ़ने से इसका और ज्यादा नुकसान होगा। पढ़ने का तरीका खाली चेंज करना था, पढ़ना बंद नहीं करना था, क्योंकि वो आपके साल वापस नहीं आएंगे। तो जो मैम ने कहा है, बिकॉज मैम बहुत ज्यादा रिसर्च और उसमें इन्वॉल्व हैं, और मैम को पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को छोड़ दो पूरे वर्ल्ड में भी अगर कहीं कुछ नया होगा तो वो सब हम लोगों से पहले पता चल जाएगा। मैम इतनी लोगों से एसोसिएटेड हैं। तो अगर मैम कह रही है कि आरपी का कोई इलाज अभी तक नहीं निकला है, तो मतलब नहीं निकला है। तो अगर आप अपनी किसी जान पहचान में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिलेटिव में कहीं भी ये बात सुनते हो और देखते हो कि वो अपना टाइम उस पर वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आपका कहने का मेरे कहने से ज्यादा असर पड़ेगा। तो आप उनको बताओ कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, और जितनी जल्दी आपने प्रिकॉशंस लेने शुरू करे और जितनी जल्दी उसको अडॉप्ट करना शुरू करा नए लाइफ स्टाइल को, वो ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। वंश कुछ पूछना चाहते हैं। और था मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, मैडम प्लीज। हाँ बताएं। यहाँ के आइस के डॉक्टर ने मुझे एक ओके गोल्ड प्लस मेडिसिन लिख के दी है। एक्चुअली ये क्या है, जो मेडिसिन रिलेटेड है वो हम एंड में करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं अभी। अच्छा, ओके। ट्रीटमेंट से रिलेटेड या जो भी प्रोग्रेशन स्लो करने के लिए हम एक एक के बाद वो उन सब पे आ रहे हैं पॉइंट्स पे। ठीक है मैम। वंश कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर ने ना जेनेटिक टेस्ट करवाया था, तो केरला करके म्यूटेशन आया था मेरा, तो उसके अंदर तो वो कह रहे थे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है वो म्यूटेशन, उसका ट्रायल नहीं हो रहा अभी। पर हाँ। मैंने गूगल से सर्च किया था तो नॉलेजस्कोप एक ग्लोबली टेस्ट किया जा रहा है, जैसे 150 म्यूटेशंस हैं तो उसके लिए, तो मैम उसके अंदर कोई स्कोप है कि कभी फ्यूचर में आ सकता है ट्रीटमेंट? ये जो है ना जेनेटिक जितना भी होता है बहुत ही हाई लेवल का काम होता है, मतलब बहुत हाई उसमें स्टडीज होती है, बहुत हाई जी लेवल मैम। की साइंस और मैं कहूँगी साइंटिस्ट होते हैं, तो उसके बारे में मैं कमेंट करूँ वो सही भी नहीं है, क्योंकि ओके हम मैम। जीन्स पे काम नहीं कर रहे, हमें पता है उसके लिए काम हो रहा है, पर जीन्स में भी कौन से लेवल पर म्यूटेशन है, क्योंकि अभी स्पेसिफिक ही काम हो रहा है। और क्या होता है कई बार गूगल हमें कहीं एक जगह भी काम हो रहा होता है ना वो बताता है, हाँ पर जी। जब तक वो मल्टी सेंटर स्टडीज होकर फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं निकलता तब तक वो मार्केट में नहीं आती। यस मैम, वो भी सेकंड फेज में ही ट्रायल हो रहा है उसका। सेकंड फेज चल रहा है तो फिर थर्ड होगा। अभी हाँ जी। जो मतलब कितने सालों से एक जो लेवल है जो सबसे कॉमन वाला जो था उस पे चल रहा है, पर वो अभी तक मार्केट में नहीं आई है, हाँ जी। तो इसके बारे में कुछ भी कहना तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब कोई भी नहीं बता सकता है। इनफैक्ट मैं तो उस डायरेक्टली उस रिसर्च से रिलेटेड नहीं हूँ, पर जो रिसर्च जी। वाला है ना वो भी नहीं बता सकता। मैं कह रही हूँ जिसने ओके। रिसर्च सोची होगी और सारा वो सिस्टम इन प्लेस लेकर आया होगा वो भी नहीं बता सकता कि ओके क्या मैम। रहेगा, जब वो आगे बढ़ेंगे तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या वो मार्केट में लाने लायक रहेगी, ये कोई भी नहीं जी जानता। मैम, एक वन और क्वेश्चन था कि RPE65 करके जीन थेरेपी आया था, तो वो भी हाँ, सेफ है या नहीं है वो, जैसे कि उसके जीन साइड थेरेपी इफेक्ट भी हैं? अभी भी पूरे तरीके से मार्केट में वो प्रमोट नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे कि अगर कि कितना रिजल्ट है, कुछ ही सेंटर्स हैं जहां पर वो होती है, जी मैम। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो फ्रीली कहीं हो रही है, तो उसकी भी हमने अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं पढ़ी कि हम किसी को वो रिकमेंड करें ओके जो मैम। जीन थेरेपी से रिलेटेड है, क्योंकि ये अभी सब जैसे जो बहुत बिल्कुल हायर सेंटर्स हैं इंडिया के जी वहां पर स्टार्ट हुई है, वो लोग कर यस। रहे हैं, पर जब तक लॉन्ग टर्म रिजल्ट सामने नहीं आएंगे तब तक वो भी कुछ कमेंट नहीं करेंगे, ओके मैम। क्योंकि कोई भी कराएगा वो पूछेगा ना क्या रहेगा तभी तो कराएगा ना। यस पर जब मैम। अभी हम कह ही नहीं सकते फ्यूचर के बारे में, तो इसलिए जीन थेरेपी का तो अभी कुछ कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में वो क्या रूप मतलब किस तरीके से वो आगे प्रोग्रेस करे। ओके मैम। एक मोहम्मद है, उन्होंने हैंड रेज किया है, नहीं है शायद। तो अब जो हम है सेकंड जो पार्ट है वो हम जाएंगे डाइट पे। तो डाइट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है शायद सभी को पता होगा कि विटामिन ए सबसे ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए के साथ साथ मैं कुछ और चीज बोलना चाहूंगी, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे और होते हैं विटामिन सी हो गया, ई हो गया, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो विटामिन ए की जो डोसेज हर स्टडी में दी गई वो थी 14,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो हमें जो भी अगर लेना है, तो जैसे अभी उन्होंने कौशल ने बोला, कुशल ने पूछा था ना वो कोई टैबलेट कैप्सूल ले रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि विटामिन ए कितना है। विटामिन ए की जो डोसेज दी गई जो भी स्टडीज में थी जिससे प्रोग्रेशन कुछ स्लो हुआ वो 14,000 इंटरनेशनल यूनिट है, तो वो आप चेक करवाइए पहली चीज। दूसरा, विटामिन ए कभी भी लॉन्ग टर्म लेते हैं तो दो बातों का खास ध्यान रखना होता है। एक तो लिवर फंक्शन कैसा है, क्योंकि विटामिन ए लॉन्ग टर्म पे लिवर की टॉक्सिसिटी भी करता है, मतलब लिवर को खराब भी कर सकता है। और विटामिन ए स्टोर भी लिवर में ही होता है, तो हमें लिवर हेल्दी चाहिए ताकि विटामिन ए स्टोर हो और लंबे समय विटामिन ए की वजह से टॉक्सिसिटी ना हो। तो हर 6 महीने पर लिवर फंक्शन टेस्ट करानी जरूरी है, पहली चीज ये। दूसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है
तो उसको विटामिन ए तुरंत से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के जो अंग बनते हैं ना उनको खराब बना सकता है। केराटोजेनिक बोलते हैं उसको ना, केराटोजेनिक हमारी टर्म में। समझो हाथ पूरा नहीं बना या पैर पूरा नहीं बना या आंख की शेप अलग हो गई, तो ये होता है कि अंग पूरे ना बनना, कोई अंग पूरा ना बना। तो विटामिन ए की ये टेंडेंसी, तो जो भी प्रेगनेंसी के लिए जा रही है फीमेल, प्लान है, तो उन्हें विटामिन ए बंद कर देना चाहिए, ये खास तौर पे ध्यान रखना है। तो विटामिन ए में से जरूरी बात है, एक तो डोसेज है, दूसरा लीवर फंक्शन टेस्ट चेक रखना है, तीसरा अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो ध्यान रखें। अब कई लोग पूछते हैं कि विटामिन ए किस में ज्यादा होता है, तो ऐसे देखो सारे नाम कोई भी याद नहीं रख सकता, चाहे आप हो या मैं हूं। उसका रूल एक याद रखो, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी रेड कलर है, ऑरेंज येलो का शेड है और ग्रीन है, तो उनमें विटामिन ए जो होता है वो ज्यादा होता है, उसमें विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कलर, समझो हम येलो कलर का, मैं उदाहरण दे रही हूँ, पपीता ले रहे हैं, ठीक है, पपीता येलो होता है, तो येलो में अगर पपीता ज्यादा येलो है या जैसे शिमला मिर्च है, ग्रीन भी है रेड भी, तो जो येलो का टोन ज्यादा होता जाएगा उसमें विटामिन ए उतनी ही क्वांटिटी हम सब्जी लेंगे पर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होगी। ऐसे ही ग्रीन वेजिटेबल है, जितना ज्यादा ग्रीन होगा उतना ज्यादा विटामिन ए होगा। तो ये एक रूल याद रखना है हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड। दूसरा जो याद रखना है वो ये है कि कुकिंग जो है ना वो बहुत सेंसिबल कुकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तेज आंच पे उसे पकाए जा रहे हैं, मतलब कुक बहुत सेंसिबली होना चाहिए, ओवर कुक ना हो, क्योंकि जितना कुकिंग होगा उतना विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम कितना भी खा लें वो शरीर में अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो जब तक ये सारी चीजें मिलके काम नहीं करेगी तब तक हमारा खाना भी हमको नहीं लगेगा। तो ये है विटामिन ए से रिलेटेड बात। दूसरा आता है हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 का भी यही रोल है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी है। कुछ चीजें जो सब लोग कॉमनली जानते हैं, जैसे अखरोट हो गया, आजकल सबको चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स थोड़ा आजकल चलन में भी है और यूजुअली सबको पता है। तो इसमें ओमेगा 3 जो है वो अच्छी खासी मात्रा में होता है, तो ये हमें रूटीन डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। अब इसकी भी जो डोज है ना, मतलब डोज से अच्छा है कि आप ये ध्यान रखें कि तकरीबन तीनों चीजें 1 से 1.5 चम्मच पूरे दिन में डिवाइड कर सकते हैं, या शुरुआत आधा चम्मच से कर सकते हैं कि हो सकता है कि कोई एलर्जिक हो, हमें नहीं पता कि कोई एलर्जिक है कि नहीं। ऐसे ही अखरोट किसी किसी को एलर्जी करता है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उन पर्टिकुलर चीजों से एलर्जी तो नहीं है। फिर ग्रेजुअली उसको डाइट में इन्वॉल्व करो, और ये ध्यान रख देना है कि ये तीनों चीजें सोक्ड होनी चाहिए, भीगी हुई। अगर भीगी हुई नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। दूसरा, जब हम उसे खाते हैं तो अच्छे से चबाना है, अगर हम चबाएंगे नहीं तो वो स्टूल में ऐसे ही पास हो जाएगा बिना एब्जॉर्ब हुए। तो वही है कि हमें चीजें करनी है पर वो स्मार्टली करनी है, जो चीजें कर रही है उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो इस तरीके से करना है। समझो हम खा रहे हैं पर चबा के नहीं खा रहे, हमें तो ये होगा कि हमने तो ले लिया पर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अगर हमने उसको भिगोया नहीं रात को तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना वो मैटर करती है। तो एक तो भिगोना, एक चबा के खाना, फिर तीसरी बात वही आ जाती है गट हेल्थ, कि गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो मेन जो दो चीजें हैं खाने में वो तो विटामिन ए और ओमेगा 3। और अनमोल कुछ बोलना चाहते हैं। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, I would like to ask that what is gut health? गट हेल्थ में ये है कि आपने खाना खाया, आपको ना तो, मैं सादी भाषा में बोल रही हूँ, आपको ना तो पेट में जलन,
ठीक है, ना आपको गैस बन रही है, ना पेट में दर्द हो रहा है, और आप नॉर्मल स्टूल पास कर रहे हो। सुबह उठे, ऐसा कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि उठने के आधे से पौने घंटे में अगर आप स्टूल पास कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी गट हेल्थ ठीक है। तो बेटे खुद को नहीं लग रहा है, सॉरी, हाँ हाँ बेटे जिसको सामान्य भाषा में पाचन शक्ति बोलते हाँ। हैं ना, कि आपकी पाचन शक्ति कैसी है? मैं एक बार पूनम जी बीच में वो करना चाहूंगी, हमारे साथ ना सीमा जी है यहाँ पर स्क्रीन पर, और मुझे लगता है कि वो गट हेल्थ के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा बता सकती है। अच्छा, हाँ, तो उनको अनम्यूट कर दीजिए। नहीं मैंने किसी को नहीं किया है, मुझे तो अच्छा, जिसका बैकग्राउंड। सीमा अगर अगर सीमा, आप तुमको अपने आप को कर लीजिए, और बहुत अच्छा होगा अगर आप कंट्रीब्यूट कर पाए तो। थैंक यू। हम्म, एक्चुअली गट हेल्थ का जो डॉक्टर साहब ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि जो आपका नेवल है, नेवल बेसिकली नेवल को हम वो गट हेल्थ कहते हैं। मतलब अगर जैसे किसी को नहीं समझ में आए, और उन्होंने जो बोला कि वो सुबह उठते ही अगर आपका स्टूल पास आउट हो जाता है और गैस, वो दैट इज टोटली करेक्ट। तो तभी हम कहते हैं कि हमें अपनी ये गट हेल्थ के से रिलेटेड एक्सरसाइजेस का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दैट इज ओनली, मतलब आई कैन ऐड, बाकी तो उन्होंने बोल ही दिया है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सीमा। थैंक यू सीमा। अब आती है लास्ट बात, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है और मुझे लगता है कि वो मैजिकल है। मैजिकल वो मल्टीपल वेज में हो सकती है। प्रोग्रेशन रुके उसके लिए भी हो सकता है, नजर बचे उसके लिए भी हो सकता है, और ये कि विजन जो कम हो रही है उसकी वजह से हम हमारी जो अपसेटिंग है उस पर भी इम्पैक्ट करती है। तो वो जो चीज है वो है योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन। देखो, जो स्ट्रेस है वो भी ऑक्सीडेशन बढ़ाता है। स्ट्रेस होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, तो वो भी रेटिना के सेल्स को डैमेज करता है। तो अगर हम योगा या प्राणायाम अगर कुछ भी करते हैं, योगा में भी हमें ध्यान देना है कि हमें कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। हमें बहुत लाइट वाले करने होते हैं जो पेट पे प्रेशर ना डालें, जर्की मूवमेंट्स वाले नहीं करने होते। पर अगर हम प्राणायाम देखें, प्राणायाम भी दो तरीके के होते हैं, स्लो पेस, फास्ट पेस। स्लो पेस होते हैं जैसे आपने शायद कुछ लोग करते होंगे, भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ओम का उच्चारण हो गया, तो ये सब स्लो पेस होते हैं। तो प्राणायाम के ऊपर स्टडीज भी हैं, मतलब हमारे इंडियन उसमें तो शुरुआत से करते आ रहे हैं। पर प्राणायाम क्या करता है, समझो हमारी बॉडी में दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। कभी तो हम शांत होते हैं और कभी हम एजिटेटेड होते हैं, मतलब रेस्टलेस होते हैं और परेशान होते हैं। अगर समझो कोई खतरा आ रहा है, कोई हमें मारने आ रहा है, तो हम भागेंगे भी। पर वो खतरा खत्म हो गया, अब भागना जब रुका तो हमें भी तो सेटल होना है ना। हमें वो भागने वाले मोड में नहीं रहना कि हमारी सांस भी फूल रही है और पल्स भी ज्यादा है। तो दो तरीके, एक रिस्पॉन्स तो इसको बढ़ाता है और एक इसको सेटल डाउन करता है। तो जो बढ़ाता है उसको, जो वो तरीके की एक्टिविटी करता है वो ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करता है। प्राणायाम क्या करता है, जो दूसरा वाला हमारा लिंब होता है, जो शांत वाला होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जब वो स्ट्रांग होता है तो जाहिर सी बात है हमारा स्ट्रेस कम होता है। अगर आप में से जो करते हैं, अगर अगर कभी भी आप अपसेट हो, आप थोड़ी देर बैठ के जेंटली अगर प्राणायाम कर लोगे, आप देखोगे आप एकदम से रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि वो वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है प्राणायाम से। तो अगर हमारा स्ट्रेस कम होगा तो जाहिर सी बात है कि सूजन, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो होगा। पहली चीज ये। दूसरा, ब्लड फ्लो जो होता है, प्राणायाम उसको रेगुलराइज करता है। जितना भी डिस्टर्ब्ड होता है ना, जो जो भी अभी तक बीमारियां हैं, सिर्फ आरती नहीं, मैं और बीमारियों की डिटेल में नहीं जा रही, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। सब में क्या है, ये देखा गया कि जब बीमारी कंट्रोल में नहीं आती, इसका मतलब उसका खून का बहाव ना इरेगुलर हुआ है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो स्टडीज हुई, और प्राणायाम सबको रेगुलराइज करता है। तो प्राणायाम एक तरीके से काम नहीं कर रहा, वो स्ट्रेस भी कम कर रहा है
मतलब हमारी अपसेटिंग भी कम कर रहा है और उसकी प्रोग्रेशन को भी स्लो कर रहा है। तो वो एक चीज नहीं कर रहा, दो चीजें कर रहा है। तीसरा वो है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहा है ना। कहीं ना कहीं हमारा सीडेंटरी लाइफ ज्यादा हो जाती है। मतलब जैसे एक दूसरे सिनेरियो से लेके इस सिनेरियो में कहीं ना कहीं, मैं सबका नहीं कहूंगी, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है। इससे और चीजें होने की संभावना, और जो जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कोई और चीजें होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर हम ये करते हैं तो वो भी होने की संभावना कम रहती है। अभी मुझे बात करते करते ध्यान आया, जो डाइट में मैंने फ्लैक्सीड्स बोला था ना, अगर किसी को थायराइड है तो वो फ्लैक्सीड्स ना ले, वो ध्यान रखना। अगर किसी को साथ में थायराइड है तो फ्लैक्सीड नहीं खानी है। तो वापस से जो योगा और प्राणायाम है वो तो हर तरीके से, मैं तो उसे जादुई वर्ड ही मेरे मुंह से निकलता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो क्या कर सकता है, उसमें क्या मतलब पावर है करने की। पर वो जब स्ट्रेस कम होता है ना, तो वो हर चीज पर इम्पैक्ट होता है। हमारा हैप्पीनेस फैक्टर भी बढ़ता है, हम ज्यादा जॉयफुल होते हैं। स्ट्रेस कम होता है तो हम जो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हम खुश होते हैं। खाली बैठे हैं तो भी खुश होंगे, कर रहे हैं तो भी खुश होंगे। तो अल्टीमेटली जो हैप्पीनेस है वो तो सभी को ही चाहिए ना। वो काम से रिलेटेड हमेशा नहीं होती है, वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम वो उसमें घुसाता है, जो मुझे लगता है सभी को जरूरी है। वो ऐसा नहीं है कि वो साइटेड को जरूरी है या जिनका विजन कम है उनको जरूरी है। वो फैक्टर सभी में ही है, और वो सभी में मुझे लगता है इक्वली है। ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। पर हमारा आरपी के साथ वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। क्योंकि जब विजन इम्पेयर्ड होती है तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड में स्ट्रेस तो चलता ही है। हो सकता है सबको नहीं चलता हो, पर वो स्ट्रेस तो बहुत ही कम होता है उससे। और स्ट्रेस से रिलेटेड जो डिजेनरेशन है वो भी कम होती है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 70 to 80% कम हो जाती है। या अगर किसी को है तो उसको अनकंट्रोल या बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी 70 to 80% कम हो जाती है। तो अगर हम, और ये जो भी मैं बात बोल रही हूँ इन सब पे साइंटिफिक एविडेंस है। पर हैरानी की बात यह है कि वो अधिकतर स्टडीज इंडिया की तो कुछ ही हैं और सब बाहर की हैं, जिन्होंने इसके ऊपर डिटेल में सर्च करिए। और इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है कि हमारे ब्रेन में कुछ वेव्स होती है जो हमें शांत करती है, जो हमारी डीप स्लीप में हीलिंग करती है। तो जब हम योगा कर रहे होते हैं, हम अवेक होते हैं, तभी भी वो वाली वेव्स बढ़ती है। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें मैं एक चीज सीमा से चाहूंगी कि वो ऐड करे, जो योग निद्रा है उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल चीज है और मुझे लगता है बहुत ही कम लोग उसको जानते हैं। सीमा प्लीज। योग निद्रा इज वन थिंग जो आपके बॉडी को, पूरे सिस्टम को, एक एक चीज को रिलैक्स करती है। और योग निद्रा अगर जो रेगुलर करता है, दे कैन अचीव एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब, क्योंकि उसमें आपका जो जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो बोलते हैं आप कोई भी संकल्प लो। संकल्प मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अब अगर कोई चीज डैमेज हो गया, अभी हम आरपी की बात कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर उसके लिए, बट एनीवेज आप अपनी उससे विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। और जब आप वो करते हो तो आप वो स्टार्ट करते हो, एक एक सिस्टम आपका इतना रिलैक्स हो जाता है कि जब आप 15 मिनट भी आप वो करते हो, उसके बाद आप इतने रिजुनेट हो जाते हो कि यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब आपका सिस्टम इतना एक्टिवेट हो जाता है कि फुल ऑफ एनर्जी। एंड योग निद्रा की एक चीज और है, दिस इज रामबाण फॉर हाई ब्लड प्रेशर। अगर जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं वो अगर रेगुलर योग निद्रा करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, बिकॉज ये आपके सिस्टम को पूरा काम डाउन कर देता है। थैंक यू सीमा। थैंक यू। ये योग निद्रा क्या बैठे बैठे भी हो सकती है या लेट के होती है? आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। इसलिए लेट के कराते हैं क्योंकि आपको एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। बैठ के थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ता है ना,
बैलेंस बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो मैंने तो जो मुझे मेरे लिए पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर कोई चीज मिसिंग लग रही हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो वो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर, पहले तो एक चीज आप ये बता दो कि जो मतलब आई थिंक लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरपी को एक person who is already suffering with or who has been diagnosed for RP, उसको शादी करने के टाइम सॉरी ये वाला पॉइंट प्रिकॉशन, हाँ कुछ है क्या? इसमें ये क्योंकि हमारे नहीं, इसका मैं बच्चों आप लोगों को मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बहुत लोगों ने मैट्रिमोनी वो किया हुआ है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड या फॉर डिसेबल, और वो तो उसमें मैं देखती हूँ कि बहुत कॉमन है कि लोग बाग सोचते हैं कि मैं भी लो विजन हूँ, अगर मैं दूसरे लो विजन से शादी करूंगा तो एटलीस्ट हमारी एक जैसी वो रहेंगी रिक्वायरमेंट। और हमने जब एक बार डिस्कस किया था तो मुझे लगा साइंटिफिक रीजन के हिसाब से कुछ और है। तो अगर बाकी दो अलग से दो पोलियो विक्टिम्स अगर शादी कर रहे हैं तो शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं अभी इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से पूछा है कि दो आरपी लोगों को शादी करने से पहले कुछ सोचना, कुछ प्रिकॉशन कुछ जरूरी है क्या? दूसरा मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जो स्क्रीन पे जितने भी हैं वो किस एज ग्रुप के होंगे? एक 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 बस मेरा अंदाजा है कि ये 30s में होंगे, मतलब +-30। 20 to 30 years, मैडम। 20 to 30। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, समझो एक को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। क्या होता है इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, जो टेक्निकल टर्म होती है। जब वो जीन डोमिनेंट होती है तब बीमारी बनती है। तो अगर एक को है और दूसरे को नहीं है, मतलब जो सेकंड पार्टनर है उसको बिल्कुल बीमारी भी नहीं है और उसका जो टेस्ट कराया उस पे भी नहीं है, तो आगे ऑफस्प्रिंग को होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल है तो आगे किसी को होगी ही नहीं। पर अगर दूसरी तरफ समझो एक को तो बीमारी है, दूसरे का हमने टेस्ट नहीं कराया, पर वो जीन कैरियर है। कैरियर का मतलब हुआ कि उसके अंदर जीन है पर उसको बीमारी नहीं हुई, तो आगे बच्चों को बीमारी होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। समझो अगर जैसे कहीं कहीं कम्युनिटीज में, कुछ रिलीजन में भी और कुछ कम्युनिटीज में भी, गांव वगैरह में कुछ है पेरिफेरी में जहाँ पे कजन्स में शादी हो रही है या फैमिली में ही शादी हो रही है, समझो उनके बहुत पीछे से जीन आ रही है। अब दो की शादी हुई, दोनों को बीमारी नहीं है पर वो दोनों को कैरियर है वो, तो इसलिए जनरेशन जो है पीछे की जनरेशन में, जो इन्होंने बोली थी ना, कौशल ने बोली थी शायद बात, कि आठ जनरेशन वाली बात बोली थी ना, कुशाल ने, या आई थिंक आपने बोली थी, आपने बताया था। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे डॉक्टर साहब ने तो ये कह दिया कि आप शादी मत करो क्योंकि ये बीमारी आगे वापस आएगी, चाहे 4 पीढ़ी में आए चाहे 5 पीढ़ी बाद आए, लेकिन आएगी जरूर। हाँ, जैसे कुशल ने बताया, तो वही वाली बात है। अगर आपको बीमारी नहीं है पर आप जीन कैरी कर रहे हो, तो इसीलिए अगर फैमिली में, मतलब पीछे की जनरेशन में भी कभी कोई इस तरीके की बीमारी रही हो, तो उसका जीन जो टेस्ट होता है ना, जेनेटिक टेस्ट, वो होना जरूरी है। अब इसमें भी देखो दो चीजें हैं, कुछ ये कह सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अगर जो होगा देखा जाएगा, पर अगर वो बिल्कुल कॉशियस होके चलना चाहते हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग मस्ट है। और अगर वो जीन कैरी कर रहे हैं तो उन्हें आपस में, अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चे को ये बीमारी ना हो, तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। और उन्हें लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, मतलब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चीज है
पर मेरा मानना ये है कि हमें राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद जो एक्शन लेना है वो हमारी जिम्मेदारी है। सही गलत कुछ नहीं है इसमें कि क्या सही है क्या गलत है, पर राइट इंफॉर्मेशन जरूरी है कि अगर दो लोगों की जीन में डिफेक्ट है पर उन्हें खुद को बीमारी नहीं है तो आगे बच्चे को बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और आजकल क्या है कि उसके बारे में डिटेल में तो जो जेनेटिक काउंसलर्स हैं वही बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जैसे नेक्स्ट सवाल आता है कि जी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50-50 है, 25-75 है, 10% है। तो ये तो जो जेनेटिक काउंसलर है वो वही बता सकता है, क्योंकि वो जीन मैपिंग करेंगे फिर वो देखेंगे। तो वो तो एक बहुत ही एडवांस में कहूंगी चीज है, पर वो स्टेप तब आता है जब हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि अगर कोई जीन किसी कैरी कर रहा है या डिजीज है तो आगे बच्चे को होने की संभावना बहुत ज्यादा है। थैंक यू। जैसे मैडम एक्सपर्ट से मेरे सुन आरपी लिया। है, एक मिनट मैडम। हेलो, हाँ बताइए कुछ। जैसे मेरे आरपी की प्रॉब्लम है और मेरी वाइफ नॉर्मल है और मेरे एक बेटा है 3 साल का, हाँ। तो उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे उसको प्रॉब्लम आए या नहीं आए तो इसका अपन कैसे चेक करें, मतलब कैसे उसको वही रोके? आप मतलब जीन थेरेपी करा सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट करा सकते हैं। अच्छा, जेनेटिक टेस्ट तो पता है अब इतनी जल्दी होता है कि प्रेग्नेंट अगर फीमेल है तो प्रेगनेंसी के मतलब फीटस का भी जेनेटिक टेस्ट हो सकता है आरपी के अच्छा, लिए। तो ओके अभी तो वो 3 साल का है तो आराम से हो सकता है। ओके। हेलो, सेम प्रॉब्लम और सर मेरा भी है। आजकल हेलो, कोरियर से भी हो जाता है कि आप अपना वो किट भेजेंगे, आप अपना सलाइवा भेज दीजिए और वो करके आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट आशुतोष, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम हम क्या हेलो। क्या चीजें कर सकते हैं ताकि जो अपना आरपी सर्कल है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बनते हैं आरपी के पेशेंट, तो कि उसके ऊपर सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। बिकॉज अगर क्या कहते हैं बाहर की सरकार की कोई कंपनी ने बनाया या मतलब बाहर की कंपनी ने बनाया तो करोड़ों में जाता है इलाज। अभी तो क्या है, इलाज है ही नहीं तो हम बड़े खुश हैं, इलाज ही नहीं है। जब इलाज आ जाएगा तो हमें बड़े दुख होगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। सही कह तो रहे हो। मस्ट ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में चले। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, कोवैक्सीन अगर इंडिया में ना बनती तो आज के टाइम पे भी हमारे पास कोविड ही होता, वो भी अच्छे से, मतलब हम आज तक फ्री नहीं हो पाते। तो इंडिया में बनी इसलिए वजह से हम उससे उभर पाए। बात तो बिल्कुल सही है। आशुतोष, हालांकि बिल्कुल उससे रिलेटेड वो नहीं है, पर मैं पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से कोशिश कर रही हूँ आई डोनेशन के लिए एक पॉलिसी चेंज कराने की। कीर्ति, आई थिंक मैंने आपसे भी डिस्कस किया था। अभी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इट इज अ लोकलाइज्ड ब्लड बैंक, आई बैंक, कि अगर मैंने मेरठ का भरवाया तो उनको देख के लगता है कि यार हम कब जा रहे हैं मेरठ में। तो इट हैज टू बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कि मैंने अगर अपनी आइज डोनेट करी तो मैं उसके बाद चाहे मेरठ में हूँ, चाहे हिमाचल में हूँ, चाहे नागालैंड में हूँ, कहीं भी वो ऑन द बेसिस ऑफ माय कार्ड वो मेरा कॉर्निया जो है वो यूज किया जा सके। अभी तक वो नहीं है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, किसी के पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, पर आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। जो आशुतोष आपने बोला उसमें तो शायद गवर्नमेंट के पैसे वगैरह खर्च होंगे, बट सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ मोर पेशेंस देन मी, तो तुम ट्राई करो, और अगर कहीं भी उसमें नैब मेरठ का सपोर्ट की जरूरत होगी तो डेफिनेटली यू कैन कीप राइटिंग। जैसे तुम, ये बहुत बड़ा मतलब ये एक्टिविस्ट है, तो ये किसी भी चीज के पीछे पड़ जाता है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस कि मैं लिखता रहेगा उनको। तो तुम करते रहो, और अगर उसमें साथ में आई डोनेशन का भी कर सकते हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव दिस थिंग, बट इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। और जो तुमने कोविड वैक्सीन की बात करी, चिल्ड्रन आर अब्रॉड, उन्होंने वहां पे नाम लेके जो अपनी इंडियन मेक था वो वहां पे लिया, बिकॉज दे थॉट कि वो उसके सारे टेस्ट वगैरह इंडिया में हुए हैं और वो इंडियन उसके लिए बॉडी के लिए वो ज्यादा वो रहेगा।
तो खाली हम जो लोग इंडिया में रह रहे थे सिर्फ उन्हीं को फायदा नहीं हुआ, हमारे बहुत सारे NRI थे जो भी उससे बेनिफिट हुए थे। तो अपनी रिसर्च होनी चाहिए, बट आई कैन जस्ट गिव यू माय बेस्ट विशेस। किसी और को कोई क्वेश्चन है अभी? यस मैम, मेरा क्वेश्चन है Yes, पारस। कि जनरली मैंने सुना है कि आरपी पेशेंट्स वालों को कैटरेक्ट भी मतलब आ जाता है, तो ये पॉसिबल है क्या? देखिए वही बात है कि ये भी कैटरेक्ट भी एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है। तो अगर कोई डिजेनरेशन फास्ट हो रही है या बॉडी उस तरीके, तो मतलब अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने उसका कभी कोरिलेशन कि उसमें ज्यादा जल्दी होता है मैंने नहीं पढ़ा, होगा पर मैंने उसकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर हमारा विजन ही कम है तो हम अगर कैटरेक्ट भी ऑपरेट कर देते हैं तो हम एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके। समझो अगर हमारा विजन पहले की आरपी की वजह से काफी लॉस हो चुका है तो कैटरेक्ट निकाल के भी हम उसे नहीं दे सकते ना, जब वो काम ही नहीं कर रहा, जो मेन जो समझो उसका जो सेंटर है वो ही काम नहीं कर रहा, लाइट ज्यादा चली भी जाएगी, जब वो फील ही नहीं कर पा रहा लाइट तो वो ज्यादा जाकर भी वो क्या करेगी। ओके, तो कैटरेक्ट में जनरली शायद आंखों के आगे आई थिंक धुआं तो ज्यादा दिखाई देता है, शायद ऐसा कुछ है क्या? हाँ वो बात सही है, पर वो उनके लिए है जिनको बहुत ही लेट ऑनसेट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ या उनका सेंट्रल विजन देर तक सही रहा। ओके। उनको बीच का काफी समझो वो 45-50 की 55 की एज में पहुंच गए, उनको सेंटर में फिर भी अच्छा दिखता रहा। मेरे पास एक थे जनाब, उनका था बीच में उनको काफी सही दिखता था पर कैटरेक्ट हो गया, तो वो तो एज के साथ होना ही है पहली चीज। अच्छा। पर वो उनके लिए सोचने वाली चीज है जिनको सेंटर में दिख रहा है, उनको सेंटर में नहीं दिख रहा, अगर कैटरेक्ट हो भी गया तो उनको वैसे ही नहीं पता चलेगा। करेक्ट। हाँ, अच्छा। तो ये थोड़ा सा इसलिए अलग है। हाँ, ओके। तो आप मेरठ में क्लिनिक है आपका या कहाँ पे? मेरा मेरठ। कहाँ पे मैम? शास्त्री नगर। अच्छा, शास्त्री बेटे नगर। पारस, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हो बिकॉज ही इज फ्रॉम मेरठ। अच्छा। इसलिए हमारा बहुत टाइम से एसोसिएटेड है हमारे साथ। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स कवर हो गए, हम वाइंड ऑफ करें मीटिंग। हेलो मैम। बेटे मैम ने टाइम लिया था बिकॉज शी इज बिजी, उनको कहीं जाना था, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि 11 की जगह आप 10 बजे रखिए। तो अंकिता का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्विकली पूछना, अगर किसी और को भी पूछना हो कीप इट शॉर्ट। थैंक यू मैम। मैं पूछ रही हूँ कि मुझे आर्ट प्रॉब्लम भी ना हो, जेनेटिक प्रॉब्लम भी ना हो, तो फ्यूचर जनरेशन में कोई बीमारी होने के चांसेस है क्या? ये तो ना बेटा बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। फ्यूचर में किसको क्या होगा वो तो कोई भी नहीं जानता, तो ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि किसी को क्या होगा या क्या नहीं होगा। अगर उसको कोई आरपी की भी दिक्कत नहीं है और कोई और बीमारी भी नहीं है तो, पर आप अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगी तो वो आंसर मैं दे पाऊंगी। मैम बस ये जानना था कि फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम है। देखो फ्यूचर में तो किसके क्या होगा वो कोई भी नहीं जानता। नहीं मतलब आज मतलब मेरे बीमारी से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ना शायद आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाई। नहीं, जो आप कह रहे हो ठीक है अंकिता, आपकी मतलब जो आपका वरी है वो भी हम समझ रहे हैं, पर उसका कोई टेस्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप जेनेटिक टेस्ट से ही आप कर सकते हो, और यहाँ हमारा फोकस आज आरपी पे ही था। वंश, आपको जो भी पूछना है बेटा क्विकली पूछ लीजिए। मैम कोई जैसे किसी आरपी पेशेंट को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे मेरे साथ है, मुझे आइज के अंदर ऐसा फील होता है कि मेरे कॉर्निया के बैक में कोई चीज चुभ रही है, उस टाइम आइज भी ओपन नहीं होती है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, मैंने जैसे पीजीआई चंडीगढ़ भी कंसल्ट किया है, वो कहते हैं ऐसा तो नहीं होता है, पर आप वीडियो बना के लाओ। पर वो वीडियो मैं दिखा ही नहीं सकता, सामने वाला बंदा देख सकते हैं कि मेरी आइज के अंदर कोई चीज उभरी हुई है। मैंने काफी पेशेंट से भी बात की आरपी की, वो कहते कभी होता तो नहीं है ऐसा कोई चीज, पर मेरे साथ आरपी से वंश, इसका आरपी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर कोई चीज चुभ रही है
हाँ जी मैम। अगर कोई आग की चीज होती है वो कभी चुभती नहीं है, तो इसका मतलब वो आग के ऊपर है। वो कोई ओके दाना भी मैम। हो सकता है, वो नहीं मैम, खुश्की भी हो सकती हाँ है, पर वो सब ठीक हो सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं है वो कि वो ना ठीक हो, पर उसका आरपी से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। मैम वो दाना वगैरह तो कोई भी नहीं आया इसके अंदर, बैक से आता है और वो बैक में ही ऐसा लगता है कि कुछ चुभन हो रहा है, और ऊपर ही नहीं हो सकते हाँ, उस टाइम तो उसका केवल उसका देर में अपने कारण आप हो ठीक सकता भी है हो कि जाता आपको है। ड्राइनेस ज्यादा हो रही है, आंख में ड्राइनेस ज्यादा हो रही है। ओके मैम। वैसे मैम मैं लुब्रिकेंट तो आंख में यूज जो मैं करता हूँ। ड्राइनेस की पूरा तो वो ज्यादा कर दो, ओके मैम। जितनी बार कर रहे हो, और आंख खोल के पानी की छपकी मत मारना। ओके मैम। आई वॉश ज्यादा मत करना। ये मैंने पिछली बार मैम से सीखा था। मुझे लगता था जब मेरी आंखें थकती हैं तो मैं जाके पानी धो लेती थी। मैम ने बोला कि वो बिल्कुल उल्टा करते हो आप। आई थिंक आंख बंद आंख आंख को में कर झपकाना, सकते हैं, आंख को जल्दी जल्दी झपकाना ज्यादा अच्छा होता है। बंद आंख में मार सकते हो, खुली आंख में तभी मारना है जब बाहर से आए कुछ धूल मिट्टी चली गई, अदरवाइज नेचुरल मैकेनिज्म ही क्लीन कर देता है, हमें क्लीनिंग की जरूरत नहीं, वो ड्राई कर देता है इनफैक्ट। मैम मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बताएं। मैम कोई ऐसी आई ड्रॉप सजेस्ट कर सकते हो जिससे हम अपनी आईज को मतलब रेगुलर बेसिस पे, जैसे डस्टी हो जाती हैं तो क्लीन कर ले, कोई हार्म भी ना हो उसमें। हाँ वही वही मैं बोल रही हूँ, लुब्रिकेटिंग में वो मैं पूनम जी को एक दो नाम भेज दूंगी जो अक्रॉस द कंट्री का, अक्रॉस द ग्लोब मिलती है उसी नाम से। जी तो मैम। वो जी मैं जी इनको भेज दूंगी, वो आपको भेज देंगे। मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी बेटा। जी। ओके, थैंक यू मैम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, मुझे एक पूछने का था। अभी मैं आरपी हूँ, मेरी वाइफ नॉर्मल है, मेरे अभी 2 बेटा और बेटी है। तो अभी टेस्ट मुझे अगर जीन्स का टेस्ट करने का है जेनेटिक, तो वो बेटा उनको करना पड़ेगा? अभी वाइफ को तो करने की जरूरत नहीं कुछ अभी उसमें, नहीं उनका भी होगा। तो उनका भी करना पड़ेगा। हाँ फर्स्ट वही टाइम बात हो रही थी ना, अगर हाँ कोई कैरियर होता है तो उसको डिजीज नहीं होती, तो मदर का होगा तभी बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, और फिर बच्चों का भी होगा, तो वो सब आपस में जुड़ा हुआ है, तो तीनों हाँ, का तो ही होगा। लेकिन बच्चों को अगर क्या तो उसमें समझ में आएगा ना कि कैरियर है कि नहीं है। वो बात आपकी ठीक है, पर फिर भी मदर का होना जरूरी है। जरूरी। हेलो मैडम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्ते ज्योति? मैडम। ज्योति मेरे नमस्ते। ज्योति नमस्ते। हमारे वो जन्मता उसको दिखता नहीं, वो रेटिना का प्रॉब्लम है। अच्छा। हेलो। हाँ मेरे को सुन हाँ रहा है। हाँ हाँ, रेटिना का प्रॉब्लम है। हाँ वो दिखाई नहीं देता उसको जन्मता। आप क्या हेलो जानना मैडम। चाहते हो उससे रिलेटेड? हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे मतलब मेरे पापा ये कहना चाहते हैं कि रेटिना डैमेज है, लेकिन रेटिना पिगमेंट ऐसा नहीं है। रेटिना का जो ऑयल है वो चला गया है पूरी तरह से। अच्छा। तो इसलिए वो खराब है। हाँ तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है या? देखिए, जो मैंने प्रिकॉशंस बोली है वो तो इन जनरल ओवरऑल आई हेल्थ के लिए भी फायदा करती है, पर जो आप ये बोल रहे हो कि रेटिना का ऑयल नहीं है, वो क्या चीज है और आपको क्या कह के समझाया है, वो इस तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑयल अलग अलग 3 तरीके से वो वर्ड कुछ लोग यूज करते हैं कि ब्लड फ्लो कम हो गया, या आंख की नस सूख गई, या फिर रेटिना के आगे का पानी खराब हो गया। तो वो चीज मैं आपकी बात से पकड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये ना एक लेमन टर्म है, पर एक्चुअल टर्म क्या है वो पता होनी चाहिए। यस डॉक्टर ने तो ऐसा ही कहा है इसलिए। नहीं उन्होंने कहा होगा, पर हर जगह की क्या होता है, एक लोकल लैंग्वेज होती है जो समझाने के लिए होती है, तो वो कहना बड़ा मुश्किल है कि किस बीमारी की वजह से उन्होंने आपके लिए ये टर्म यूज करी। जब तक हमें, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हमें बीमारी का नाम पता है। अगर कोई कहता है रेटिनल डिजनरेशन है, तो रेटिनल डिजनरेशन तो बहुत सारी बीमारियों में होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए। हुआ है। हाँ क्या चीज? डिजनरेटिव हुआ है रेटिना।
वही मैं कह रही हूँ कि किस वजह से है स्पेसिफिक, ये हमें पता होना जरूरी है। पर डीजनरेशन में जो भी मैंने यहाँ पे बात बोली ना, वो सभी उस चीज में भी अप्लाई होती है। खाना है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जो होती है, कोई आसपास कर रहा है, अल्कोहल है, प्राणायाम है, तो वो तो हर चीज के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। या डीजनरेशन किसी भी वजह से हो, किसी भी वजह से हो। मुझे 100% यूवी प्रोटेक्शन ग्लास का यूज करना चाहिए सभी के लिए, वो सबके लिए यूनिवर्सल। जो पॉइंट मैंने आपको बोले वो सभी के लिए। यस, जो पॉइंट मैम ने बोले वो मैं भी लागू करूंगी, ठीक है। तो उसमें विजन आपका कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता। और अभी जो भी मैम ने पूरा हमारा जो वेबिनार लिया है वो इसी वीक हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट आए थे तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो और बाकी लोग भी देख सकते हैं। आई थिंक अभी वी कैन एंड द सेशन, क्योंकि हमने बिल्कुल ठीक 10 बजे से भी पहले शुरू कर दिया था। तो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ नैब मेरठ। मेरे जितने भी बच्चे हैं, मतलब हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे बेनिफिशरीज की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कीर्ति। और बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। लगता है कि आप बहुत अच्छा प्राणायाम करते हो, क्योंकि आपने बहुत शांति से और बहुत समझा के अपनी तरफ से उत्तर दिया। मतलब यू वुड हैव बीन अ वेरी गुड टीचर। एंड आई रियली विश यू बेस्ट। और क्विकली अगर आप अपना 2 लाइन का, जो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि जो आपका स्पेशलाइजेशन है, मैम उसको पूरे इंडिया में प्रमोट करना चाहती हैं। और वो चीज क्योंकि तुम लोग किसी और को समझा सकते हो। नन्ही आंखें करके मैम का एक प्रोजेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस को लेके, जो बहुत हमारा है। मेरी एक फाउंडेशन है आरुण्या के नाम से। तो आरुण्या का मतलब मैं जरूर बताना चाहूंगी। आरुण्या का मतलब है सूर्य की पहली किरण। सूर्य की पहली किरण क्या करती है? अंधेरे को उजाले से मिलाती है और एक नई उम्मीद लाती है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। तो अभी जितना भी बीमारियों को, जो हमारा नन्ही आंखें प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट है, और भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें अंधता अगर होती है तो वो हमेशा के लिए होती है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो हमारा प्रयास है कि 80% तक अंधता को रोका जा सकता है या बचाया जा सकता है। तो जिसको हम बचा सकते हैं उसको बचाएं। उसी दिशा में हमारा पहला प्रोजेक्ट है नन्ही आंखें। अभी क्या है, समय से पहले बच्चे पैदा बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 7 मासा 8 मासा बच्चों को ऑक्सीजन लगना। अच्छी बात यह है कि पहले तो ये बच्चे ना जिंदा ही नहीं बचते थे, अब बचते हैं। पर जो आंख का पर्दा है वो माँ के गर्भ में 9 महीने पे बनता है। ये कुदरत का नियम है। 9 महीने बच्चा जब गर्भ में होगा तब उसका रेटिना 9th मंथ पे बनता है। तो जब समय से पहले बनता है तो रेटिना बना नहीं होता। बच्चा बाहर आ गया तो अब बाहर आके वो रेटिना खराब भी बन सकता है और सही भी, जो बाहर से पता नहीं चलता। और अगर हमने समय पर उसको जांच नहीं करी तो बच्चा अपने पहले बर्थडे से पहले ही हमेशा के लिए आंख की रोशनी खो देता है। तो हमारा ये प्रयास है कि किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा कहीं पे भी इस बीमारी की वजह से अंधा ना हो। क्योंकि अभी जो बच्चे जो बिल्कुल ही विजुअली इम्पेयर्ड हो रहे हैं वो हर साल 3000 है, और अगले 5 साल में वो बढ़ के 17000 होने वाले। तो 3 गुना से ज्यादा वो इंक्रीज होने वाला है। तो मेरा हमारी सोच ये है कि अगर किसी भी पेरेंट को पता है कि ये बीमारी हो सकती है, मेरे बच्चे को हो सकती है, और मुझे इतने समय पे जांच करानी है, तो अगर पास में भी डॉक्टर नहीं होगा ना, उसके पास पैसे भी नहीं होंगे, सुविधा भी नहीं होगी, तो भी वो रास्ते ढूंढ के वहां पहुंचेगा जहां उसका इलाज हो जाए। पर अगर किसी को पता भी नहीं होगा तो वो पड़ोस में भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मकसद ये है कि हम अवेयरनेस को बहुत ही सादी भाषा में, बिना किसी को ब्लेम करे, बिल्कुल क्लियर शब्दों में, जो हर कोई समझ पाए, जो वो पढ़ा लिखा है नहीं है, वो किसी चीज से बंधा हुआ ना हो, वो अवेयरनेस पैन इंडिया लेवल पर लाने का। अभी लोकल स्क्रीनिंग, जैसे मेरठ डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास, उसकी जांच करने की फैसिलिटी देने का, क्योंकि वो जांच अपने आप में बहुत कॉस्टली होती है और बहुत डिमांडिंग होती है। और जो बच्चा ट्रीटमेंट के लिए निकलता है उसका 48 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाए। और एक सपोर्ट सिस्टम, उन्हें 10 तरीके की चीजें पूछनी होती है,
वो किससे पूछेंगे ना पेरेंट्स की, उनके पास हम कराएं कि नहीं कराएं, कब आए, मतलब ऐसी बहुत सारी। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, तो हमारा मकसद यही है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है नन्ही आंखें, क्योंकि छोटी आंखें हैं, बच्चा भी पैदा हुआ है और 15 से 30 दिन के अंदर उसकी आंख चेक होनी है। तो वो बच्चा, वो नन्ही आंखें कभी भी अंधी ना हो, ये प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। उसी के लिए हमने थोड़ा थोड़ा कुछ काम शुरू किया है। तो नन्ही आंखें यही प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली हमारा मकसद है प्रिवेंशन, जिसको हम बचा सकते हैं उसको बचाएं, जो बची हुई है उसको बचाए रखें। और तीसरा लेवल है, अगर हम उम्मीद छोड़ चुके हैं तो हम उन्हें एम्पावर करें, एजुकेट करें, जैसे पूनम जी कर रही हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दें और उन्हें उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, ताकि वो हमेशा जॉयफुल रहे। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसपे काम करना है। अभी हमने प्रिवेंशन पे शुरू किया। तो ये है बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू। और वैसे हम पहले 2 पे भी काम कर रहे हैं नैब मेरठ का, पर ये जो ग्रुप है ये तीसरे से ज्यादा एसोसिएटेड है। प्रिवेंशन में ये लोग इन्वॉल्व नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और बहुत ही तुम्हारा फ्रूटफुल, बहुत अच्छा सेशन रहा हमारे लिए। एंड थैंक यू सो मच, और we'll keep repeating it.